साल 1998 तारीख 28 फरवरी कर्नाटक के बेंगलुरु के पीनिया इलाके में एक 8 साल का छोटा बच्चा अपने स्कूल से घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। वो ज़ोर ज़ोर से माँ माँ चिल्लाता है और दरवाजे को खटखटाता है। तभी अंदर से एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। वो उसे देखकर सहम जाता है कि आखिर ये शख्स कौन है। तभी घर के अंदर जाकर वो देखता है कि उसकी माँ अर्धनग्न हालत में खिड़की से बंधी हुई है। वो शख्स जो घर के अंदर था वो कहता है कि तुम्हारी माँ पर भूत का साया है, इसलिए इसे खिड़की से बंधा रहने दो। मैं तुम्हारी माँ के लिए डॉक्टर लेकर आता हूँ। वो बच्चा जब तक कुछ समझ पाता शख्स घर छोड़कर जा चुका था। दरअसल अपराध और अपराधी दोनों में सिर्फ एक समानता होती है और वो है सनकीपन की। वो आपने कभी ना कभी किसी न किसी से फिल्मों में या कहीं भी गांव समाज में सुना होगा कि आतंक की कोई जात या धर्म नहीं होती है। यहाँ भी ये कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि अपराधी की ना कोई उम्र है ना कोई जात पात। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक घोस्ट की तरह था। राह चलता इंसान भी अपराधी हो सकता है। ये कहानी कुछ इसी तरह की है कि ये वो शख्स है जो आवारा घुमंतू बनकर एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहता है और अपराध करता जाता है और किसी घोस्ट की माफिक गायब हो जाता है। इसके खौफ का असर ऐसा था कि 90 के दशक में बेंगलुरु में महिलाएं शाम होते ही घर की चारदीवारी में बंद हो जाती थी। घर से बाहर जाने से डरती थी। लोगों में इसके डर का खौफ इतना ज़्यादा फैल गया था कि इसे स्पेशल नाम दिया गया। वो नाम था जैक द रिपर। ये कहानी उसी जैक द रिपर अपराधी की है। ये कहानी है एक सन की शातिर चालाक और साइको पुलिस वाले की, जो समय के साथ धीरे धीरे एक सीरियल किलर बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 90 के दशक में एक शातिर और चालाक सीरियल किलर था जिसने कर्नाटक समेत आसपास के इलाकों में राज्यों में कोहराम मचा रखा था, जिसका नाम था उमेश रेड्डी। कर्नाटक पुलिस के अनुसार उमेश रेड्डी सीरियल किलर के साथ सीरियल रेपिस्ट भी था। 1990 के दशक में इसके आतंक से बेंगलुरु के आसपास रहने वाली महिलाएं में इतना ज़्यादा खौफ बन गया था कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। उमेश रेड्डी अक्सर ऐसी महिलाओं को अपना शिकार बनाता था जो या तो कुंवारी लड़कियां होती या फिर विधवा महिलाएं। विधवा महिलाओं को इसलिए वो टारगेट करता था क्योंकि गांव समाज में उसे उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। अक्सर वो घरों में रहने वाली अकेली महिलाओं को टारगेट किया करता था और वो बाजार निकलने से वो महिलाएं, वो बच्चियां डरने लगी थी। कर्नाटक पुलिस की माने तो उमेश रेड्डी का जन्म साल 1969 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हुआ था। 90 के दशक में उमेश का चयन केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF पुलिस के जवान के पद पर हुआ था। पुलिस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगा दी जाती है। कुछ दिन बाद उमेश की तैनाती एक कमांडेंट के बंगले पर कर दी गई। यहीं से उमेश रेड्डी के आपराधिक जीवन की शुरुआत होती है। इस अपराध की शुरुआत मैंने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले का कोई उसके अपराध का कोई आंकड़ा नहीं है। 1996 में उमेश रेड्डी कमांडेंट के बंगले में तैनात था। इस दौरान कमांडेंट की बेटी घर में अकेली होती है और कमांडेंट की बेटी को वो देखकर उसकी नीयत डगमगा जाती है। उसने कमांडेंट की बेटी पर बलात्कार करने की कोशिश करती है जिसमें वो असफल हो जाता है, जिसकी शिकायत बेटी ने अपने कमांडेंट पिता से कर देती है। इसके बाद उसे CRPF फोर्स की नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब जब नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो और ज़्यादा अपने सनकीपन को बढ़ावा देता है। कह सकते हैं कि वो अकेला या फिर गुस्सा होकर वहाँ से चला आता है अपने गृह शहर में, गृह जिले में चित्रदुर्ग। यहाँ आते ही वो रिजर्व पुलिस बल ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद वो मध्य प्रदेश में जाकर अपनी पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करता है। वापस कर्नाटक आकर जिला सशस्त्र बल की नौकरी करने लगता है। दरअसल उस जमाने में बैकग्राउंड उतना ज़्यादा चेक नहीं होता था। शायद इसका कारण यह है कि
कि केंद्र और राज्यों के बीच बहुत से डाटा का आदान प्रदान नहीं होना माना जाता है। DAR में नौकरी करते हुए उमेश रेड्डी ने अपने अपराध को कम नहीं करता है। वो अंजाम देता ही जाता है अपराध को, किसी न किसी तरीके से महिलाओं को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अकेली महिलाओं से पहले तो वो दोस्ती करता, उसके बाद उसका दुष्कर्म कर देता और फिर अपना उसके शिकार बनाने के बाद उसके कपड़े और उसके ज्वेलरी लेकर भाग जाया करता था। जैसा कि मैंने कहानी में पहले भी बताया, वो अक्सर कुंवारी लड़कियों और विधवा को ही टारगेट करता था, क्योंकि वो उससे कमज़ोर मानता था, जो समाज में सबसे कमज़ोर होती थी, और हत्या कर देता था और उसके अंडरगारमेंट्स लेकर, ज्वेलरी लेकर फरार हो जाता था। उमेश रेड्डी अपना शिकार ढूंढने के बाद उससे बात करने की कोशिश करता था, बहाने ढूंढता था कि कैसे किसी महिला के घर में घुसा जाए। वो पानी पीने का बहाना ढूंढता, रास्ता पूछने का बहाना ढूंढता, पता पूछने के बहाने दरवाज़ा खटखटाता, और जैसे ही देखता कि घर में महिला अकेली है, वो ज़बरदस्ती घुसता। और वो क्राइम करने के लिए सुबह के 11 बजे से 3 बजे का वक्त ज़्यादा चुनता था। इसका कारण ये था कि अक्सर उस ज़माने में मर्द बाज़ारों में, खेतों में काम किया करते थे, चले जाते थे, घर में महिलाएं अकेली रहती थी, और उससे ये बात उमेश रेड्डी को अच्छे से पता थी। और वो उसी टाइम में, उसी एरिया में ढूंढता था, उस घर को टारगेट करता था कि किस घर में महिला या कोई बच्ची या कोई लड़की अकेली रहती है, और फिर वो पता पूछने के बहाने, पानी पीने के बहाने घर का दरवाज़ा खटखटाता और देखता कि घर में कोई नहीं है तो ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाता और उसका बलात्कार करता, चाकू के बल पे, गन के बल पे डरा कर, धमका कर, और फिर उसकी हत्या कर देता। हत्या करने के बाद वो उसके अंडरगारमेंट्स लेके चला जाता था। कई रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है, कितनी जब उस पुलिस उससे पकड़ती है तो वो उस दौरान महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहन रखे होते हैं। ये आगे की कहानी में भी हम आपको बताएंगे, तो कहानी को थोड़ा और इत्मीनान से, विस्तार से समझते हैं। जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस यानी DRA में नौकरी करते हुए उमेश रेड्डी अपने अपराध को जारी रखता है। साल 1996 महीना नवंबर, उमेश रेड्डी ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हाई स्कूल के छात्रा का बलात्कार करने की कोशिश करता है। वो कर नहीं पाता है उसका बलात्कार, वो लड़की उसके चंगुल से भाग जाती है। इस घटना के बाद लड़की ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई, क्योंकि परिवार का, समाज का उस पर दबाव होता है, तो वो चुप रह जाती है। लेकिन कहते हैं कि कुछ चीज़ें छुपती नहीं हैं, ये समय के साथ बाहर आ जाता है ये मामला। लेकिन उमेश रेड्डी ने ठीक 1 महीने के बाद, इसी घटना के 1 महीने के बाद, चित्रदुर्ग में ही एक अन्य लड़की को अपना शिकार बनाता है और उसकी हत्या भी कर देता है। इलाके में स्कूली छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ लेता है। पूरे जिले में हाई अलर्ट हो जाता है। जिले में ही कहें तो पूरे राज्य में माहौल गंभीर हो जाता है। लोग पूछने लगते हैं कि ये किसने किया, और इस केस के बाद समाज पे और राजनीतिक पार्टियों का दबाव बहुत बढ़ने लगता है। कई राजनीतिक संगठन भी सामने आने लगते हैं, पुलिस पे दबाव आ जाता है। अब पुलिस पे जब दबाव आएगा, प्रशासन पर दबाव आएगा, तो अब दबाव आता है तो राजनीतिक पार्टियों पे भी दबाव बढ़ने लगता है। सरकार के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, तो CID ये जांच जो है पुलिस से लेकर राजनीतिक सरकार जो है CID को सौंप देती है। CID अपनी जांच की जब शुरुआत करती है तो वो उस लड़की का पता लगाने की कोशिश करता है जो वो 1 महीने पहले बच गई थी। CID की एक टीम उस लड़की की पूछताछ के लिए पूरे इलाके में छानबीन करती है। पुलिस को उसका हुलिया बताने को कहता है, लेकिन वो पता नहीं कर पाता कि वो कौन है। इसी दौरान जनवरी 1997 में गणतंत्र दिवस की पुलिस परेड के दौरान उस छात्रा ने आरोपी उमेश रेड्डी को पहचान कर लिया था, क्योंकि वो उस परेड में शामिल था। वो तुरंत जाकर उस लड़की थी जिसका 1 महीना पहले बलात्कार करने की कोशिश किया था उमेश रेड्डी ने, वो बच जाके वो परेड में देख लेती है। तो क्या करती है कि वो जाकर CID को बता देती है कि इसी आदमी ने मेरी रेप करने की कोशिश की थी, ये वही शख्स है। CID शॉक हो जाती है कि ये तो खुद पुलिस वाला है। लेकिन कहते हैं कि अपराध कभी नहीं छुपता, अपराधों का खुलासा तो हो ही जाता है। इसके बाद CID उसे गिरफ्तार कर लेती है
और जिला सशस्त्र रिजर्व पुलिस यानी DARA से बर्खास्त कर दिया जाता है। कोर्ट में सबूतों के अभाव के चलते हुए जमानत लेकर फिर जेल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। वो लड़की कहती है कि यही है, लेकिन कोई सबूत जुटा नहीं पाती, कोई सबूत दे नहीं पाती है। उमेश रेड्डी एक बार फिर जून 1997 में कीमती सामान चुराने के आरोप में फिर से पकड़ा जाता है। पुलिस चोरी के मामले में तलाशी लेने और उसको साथ लेकर उसके घर जाती है, जहां पुलिस को उसके घर पे बहुत सारे कीमती सामान मिलते हैं। घर में 2 बैग मिलते हैं जिसमें महिलाओं के अंडरगारमेंट्स रखे थे। इसके बाद पुलिस उसे उन स्थानों पर लेकर जा रही थी जहां से उसने ये कीमती सामान महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराए थे। उस दौरान में पुलिस को बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स जो घर के बाहर सूखने के लिए डालते हैं वो गायब हो रहे थे। तो पुलिस इसकी जांच कर रही होती है। इसी दौरान ये उमेश रेड्डी फिर से पुलिस के फंदे में फंस जाता है। अब पुलिस के सामने भेद खुलने के डर से वो शौच जाने के बहाने, पेशाब करने के बहाने फिर से फरार हो जाता है। इसके बाद भी उसने कई वारदातों का अंजाम दिया। वो यहाँ भी नहीं सुधरता है। बेंगलुरु में एक इनकम टैक्स ऑफिसर की पत्नी का वो बलात्कार करता है। इसके बाद यहाँ से वो गायब हो जाता है और फिर अहमदाबाद चला जाता है। अहमदाबाद में बड़ोदरा की रहने वाली 2 लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। फिर वो वहाँ से भागकर कर्नाटक के तुमकुरू के कुनिगल कस्बे में एक महिला का दुष्कर्म करता है। यानी एक जिले, एक शहर से शहर, एक राज्य से राज्य, दूसरे राज्य में जाकर वो क्राइम करता रहता है और घूमता रहता है। साल दर साल समय भी बीतता जाता है। उमेश रेड्डी का महिलाओं से बलात्कार के बाद हत्या करने का अपराध 2002 में उसके पकड़े जाने के बाद रुक जाता है। कर्नाटक के यशवंतपुर में पुलिस इंस्पेक्टर नागराज को एक ऑटो रिक्शा चालक शक्तिवेल ने फ़ोन करके कहता है कि उमेश रेड्डी एक सैलून की दुकान में बाल कटवा रहा है। दरअसल पुलिस उसके बहुत जगह पे सूचना दे देती है, चस्वेल फोटो चिपका देती है कि अगर कोई उमेश रेड्डी को देखता है तो वो इत्तला करे, जानकारी दे। और इसी दौरान एक नागराज, इंस्पेक्टर नागराज को एक ऑटो ड्राइवर इत्तला करता है कि ऐसे शख्स जो आप बता रहे हैं, जो हुलिया बता रहे हैं, ऐसे हुलिया का एक शख्स जो है वो यहाँ पे सैलून में अपना बाल कटवा रहा है। पुलिस तुरंत वो एक्टिव हो जाती है और उसको पकड़ने के लिए पहुँच जाती है और वो रेलवे के पास पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जो रेलवे स्टेशन होती है उसके पास उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उमेश के बारे में सूचना देने वाले ऑटो रिक्शा चालक को 20,000 का इनाम भी देती है। तब की मीडिया रिपोर्ट में छवि खबर की माने तो उमेश रेड्डी ने 18 महिलाओं की बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने की बात कबूल की थी। तब वो पुलिस के सामने कबूल करता है कि उसने 18 महिलाओं का बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार उमेश रेड्डी ने चित्रदुर्ग में 4, पिन्या में 4, बेंगलुरु में 2, बेल्लारी में, यशवंतपुर में, जल्लाहल्ली, हिरियूर में 1 और गुजरात बड़ोदरा में 2 महिलाओं की हत्या की बात कबूल करता है। उमेश रेड्डी को कोर्ट ने 9 महिलाओं की हत्या का अपराधी ठहराता है। साल 2006 में बेंगलुरु की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उमेश रेड्डी को मराठी के मामले में उसे 7 साल की सज़ा सुनाती है। दरअसल जो कहानी मैंने आपको शुरू में सुनाई थी वो एक बेटे की कहानी, वो बेटा खुद गवाह बनता है अपनी माँ के बारे में, कहता है कि मेरी माँ का इसी शख्स ने रेप किया था और उसी आधार पर उसे 7 साल की सज़ा मिलती है। पुलिस के अनुसार उमेश रेड्डी के अपराध की शिकार महिलाओं की संख्या कहीं ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बदनामी के डर से कई महिलाएं रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती हैं, जिसमें से कुछ युवा लड़कियां भी थीं। वहीं कुछ महिलाएं शादीशुदा थीं जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। उमेश रेड्डी ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्नाटक के हाई कोर्ट में अपील करता है, जहां से उसकी मौत की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में उमेश को मिली मौत की सज़ा को बदलते हुए 30 साल की सज़ा कर दी। सीरियल किलर उमेश रेड्डी इस समय बेंगलुरु सेंट्रल जेल में अपनी 30 साल की सज़ा काट रहा है। उमेश रेड्डी पिछले फरवरी 2024 में कर्नाटक हाई कोर्ट में अपनी मां को लेकर उस देखभाल के लिए पैरोल पर बाहर आने की अपील करता है, लेकिन कोर्ट इसे खारिज कर देता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह की खबरें या इस तरह की क्राइम कहानियाँ और सुनना या जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उस पर आपको डिटेल स्टोरी निकालेंगे और आप तक पहुंचाने की
कोशिश करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें। धन्यवाद।